नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नोट चैनल पर। मैं मनोज कुमार। दोस्तों, हम लोग पीजीटी 2002 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, जिसमें से पार्ट ए आप कर चुके हैं, जिसमें से 1 से 42 तक के प्रश्न को किया गया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन में जा कर के वो वीडियो देख सकता है। आज जो है पार्ट बी जो है, यानी कि आखिरी पार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करने की जो है कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है पुरानी वाली 2002 की, और साथ ही साथ और भी वीडियोस हैं जो पुराने वर्षों के पीजीटी के पेपर हैं, वो आपको उसी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर ऊपर आई बटन में आप जा कर के इसको देख सकते हैं। चलिए देखा जाएगा आज के प्रश्नों को और सॉल्व किया जाएगा पीजीटी 2002 के पेपर को। पहला प्रश्न है, कल जहाँ तक छोड़े थे 42 के बाद यानी 43 से है, भारतीय संघ प्रमुखता आधारित है संघ व्यवस्था जो पाई जाती है। मतलब किस देश की संघ व्यवस्था के आधार पर आधारित है भारतीय संघ? कनाडा के, अमेरिका में, नाइजीरिया में, ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय संघ की प्रमुखता पर आधारित है संघ व्यवस्था जो पाई जाती है, मतलब भारतीय संघ की तरह और किस देश में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है, बताने का प्रयास करिएगा सभी लोग। और जितने लोग लाइव होंगे फटाफट कमेंट करने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों का सभी का उत्तर आ रहा होगा ऑप्शन ए, यानी कि कनाडा, ठीक है ना। कनाडा में जैसी संघीय व्यवस्था हमारे देश में, हमारे देश की जैसी संघीय व्यवस्था कनाडा में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर ए शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो भारत की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो कनाडा की संघात्मक व्यवस्था से प्रेरित है। चाहे तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था कनाडा की संघात्मक व्यवस्था से प्रेरित है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिएगा। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न सीधे सीधे पूछ लेता है कि किस देश के आधार पर आधारित है हमारे संघीय व्यवस्था हमारे देश की, तो वो कनाडा के आधार पर। अगला प्रश्न देखा जाएगा। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, पूछ रहा है। एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। फ्रांस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों सभी का उत्तर आना शुरू हो गया होगा और सभी का उत्तर डी आ रहा होगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया यानी कि उत्तर डी, ठीक है। एकात्मक शासन व्यवस्था में फ्रांस है, जापान है, चीन है। साथ ही साथ अन्य देशों में अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर एक तरीके से लिख लीजिएगा एकात्मक व्यवस्था में, जैसे ब्रिटेन हो गया, ठीक है, फ्रांस है आपका, ऊपर लिखा ही हुआ है, बेल्जियम है, बेल्जियम हो गया, जापान है, नॉर्वे है, ठीक है। इस तरीके से कुछ देश हैं तो वो एकात्मक व्यवस्था में है। ऑस्ट्रेलिया लेकिन यहाँ पर नहीं है। अगला देखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 45वां, एक संघात्मक सरकार में केंद्र एवं राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन होता है वो किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा, संविधान के द्वारा, बहुमत के निर्णय से, राज्यों द्वारा, या केंद्र संघ या सरकार के द्वारा? फटाफट उत्तर देने का प्रयास करिएगा। और ये अच्छा प्रश्न है, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इम्पॉर्टेंट लगा कर रखिएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। अब जो संघात्मक व्यवस्था होती है, संघात्मक जो राज्य की व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है? उसमें जो शक्ति होती है, शक्ति का दोहरा प्रयोग होता है, ठीक है ना। क्या? शक्ति का दोहरा प्रयोग, ठीक है ना, शक्ति का दोहरा प्रयोग होता है, ठीक है। और इसमें जो है सत्ता केंद्रीय सरकार में नहीं बल्कि संविधान से द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, संविधान के द्वारा केंद्र राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा होता है वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि संविधान के द्वारा। अच्छा प्रश्न है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सीधे प्रश्न ये आपके टीजीटी पीजीटी में पूछ सकता है, ठीक। अगला देखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 46वां, किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा, एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित
राज्य के रूप में दी है? स्ट्रॉन्ग, गार्नर, विलोबी या फाइनर? फटाफट उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग। चलिए सभी का आंसर आ रहा होगा। तो सी एफ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आंसर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी एफ स्ट्रॉन्ग जो एकात्मक राज्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्यों के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पर सी एफ स्ट्रॉन्ग यानी कि उत्तर ए ठीक हो जाएगा, सभी का उत्तर ठीक होगा। अगला देखेंगे 47वां प्रश्न है कि वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र है। कह रहा है वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र है किस देश में? फटाफट उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, मतलब कि सम्राट, एक तरीके से सम्राट का शासन भी कह सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पर उत्तर सभी का सी ठीक आ रहा होगा, इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में। ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला बताएंगे 48वां प्रश्न है, इटली में फांसीवाद का उदय का परिणाम था? पुनर्जागरण का, जो फांसीवाद इटली में उदय हुआ उसका किस बात का परिणाम था? पुनर्जागरण का, प्रथम विश्व युद्ध का, नेपोलियन युद्ध का, औद्योगिक क्रांति का? फटाफट उत्तर देने का प्रयास करिएगा। चलिए फटाफट आंसर देंगे। तो बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध का, ठीक है ना। तो इटली का जो शासन और सत्ता थी वो फासिस्टों को इसलिए सौंपा गया, फासिस्टों को इसलिए सौंप दिया गया क्योंकि वहाँ का शासक वर्ग जनतंत्र और समाजवाद को अपनी सत्ता के लिए खतरा समझ रहा था, ठीक है ना। समय क्या हो रहा था? जनतंत्र का यानी लोकतंत्र का और समाजवाद का उदय हो रहा था, इसका ज़ोर ज़ोर से बोलबाला था। इसलिए जो वहाँ का शासक वर्ग था वो समझता था कि जो है इससे हमारी सत्ता का हनन होगा, इसलिए उन्होंने अपना सारी शक्ति जो है फासिस्ट को दे दी, ठीक है ना, फासिस्ट के हाथ में सौंप दी, यानी कि उत्तर बी ठीक हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है ये भी, देखिएगा इसको ध्यान से। अगला देखेंगे 49वां प्रश्न है, ब्रिटेन में संविधान नहीं है, यह कथन किसका है? डी टॉकविले, हैमिल्टन, हर्मर फाइनर, सी एफ स्ट्रॉन्ग? फटाफट उत्तर देने का प्रयास करिएगा। 49वां प्रश्न है, चलिए फटाफट उत्तर दें। अब ब्रिटेन में क्या होता है कि ब्रिटेन में जो कानून होता है, ब्रिटेन में जो कानून होता है वो कौन तैयार करता है? वो संसद के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है ना। कानून संसद बनाती है और इसके द्वारा, संसद के द्वारा निर्मित कानून होता है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है, चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है ना, इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर यह कथन जो है ऑप्शन ए राइट होगा, सभी को उत्तर भी आ रहा होगा। डी टॉकविले कहते हैं कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला देखा जाएगा 50वां प्रश्न है, नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को निम्नलिखित में से किस लेखक ने नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी है? नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा किसने दी? लॉर्ड हेवार्ड, रैमजे म्योर, हेराल्ड लास्की या सर विलियम बेवरीज ने? फटाफट उत्तर देने का प्रयास करिएगा। सभी उत्तर दे रहे होंगे, तो दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप सभी का, लॉर्ड हेवार्ड ने। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। इन्होंने नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों के लिए नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी, ठीक है। अगला देखेंगे 51वां प्रश्न है, मेरा प्रयोग या कार्यक्रम कार्य बात नहीं है, ठीक है ना, यानी कि मेरा प्रयोग कार्य या बात नहीं है, यह कथन किसका है? मार्क्स का, स्टालिन, मुसोलिनी या गांधी का? बताइए। चलिए फटाफट आंसर आ रहा है सभी का, तो यहाँ पर मुसोलिनी हो जाएगा। मुसोलिनी क्या कहते हैं कि मेरा मेरा प्रोग्राम कार्य है, केवल बात नहीं है, मतलब कि ये केवल कहने वाली बातें नहीं है बल्कि मेरा प्रोग्राम एक कार्य है, ठीक है ना, एक वर्क है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, मुसोलिनी, ठीक है। इटली में इनका जो है। अगला देखेंगे 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गणराज्य नहीं है? गणराज्य नहीं है बोल रहा है, भारत, नेपाल, जर्मनी, फ्रांस? बताएं। चलिए दोस्तों
अब यहाँ पर क्या है, नेपाल में 2008 से पूर्व, ठीक है, 2008 के पहले जो है राजवंश था, ठीक, राजवंश था। लेकिन मतलब उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लेकिन अब वर्तमान में क्या है, यहाँ भी जो राज्याध्यक्ष है, जो राज्य का प्रमुख होता है, अब वो भी निर्वाचित होता है। लेकिन पहले जब 2008 के पहले की बात करें तो वहाँ पर राजवंश था, यानी कि वंशानुगत कार्यक्रम था। वंशानुगत, जो राजा था, राजा का बेटा राजा या उसका उत्तराधिकारी जो भी था, तो ऑप्शन यहाँ पर उस प्रकार से बी हो जाएगा। तो वर्तमान में देखेंगे तो ये क्वेश्चन एक तरीके से गलत हो सकता है, लेकिन ऐसा पूछ सकता है, तो वहाँ पर नेपाल आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? पहला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बताइएगा। जेनेवा, वाशिंगटन डीसी, हेग, मैड्रिड। फटाफट उत्तर देने का प्रयास करें। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना आपकी कब होती है? 3 अप्रैल 1946 में। कहाँ पर? तो द हेग में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, हेग में, ठीक है। सभी को उत्तर ठीक आ रहा होगा। अगला देखा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है, पूछ रहा है। कौन, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? मॉर्गेनथाउ, जॉन केनान, जॉन हर्स या वुडरो विल्सन। फटाफट उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सभी। तो वुडरो विल्सन, ठीक है ना। वुडरो विल्सन जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ये लोक प्रशासन के एक महत्वपूर्ण विद्वान हैं, ठीक है ना, लोक प्रशासन के। बाकी जो यथार्थवादी दृष्टिकोण के अन्य जो है, तो उसमें आप जॉर्ज कैनन, ठीक है, जॉर्ज कैनन, अच्छा जॉर्ज कैनन दिए ही हुए हैं। इसके बाद हैं राइनॉल्ड, नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसा पूछता है। और नेबूर है, राइनॉल्ड नेबूर, ठीक है, इनका नाम है पूरा। इसके बाद जॉर्ज श्वार्जनबर्ग, और हैं डॉक्टर हेनरी किर्सीजर, ठीक है, तथा हेंस मॉर्गेनथाउ। ये सब प्रमुख नाम है, हेंस मॉर्गेनथाउ, ठीक है। बाकी बुक से आप और भी नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर वुडरो विल्सन जो है इसके प्रतिपादक नहीं है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी सिद्धांत के, ठीक है। 55वां प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन खेल सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? खेल सिद्धांत से नहीं जुड़ा है, ये भी आईआर का ही प्रश्न है। इंटरनेशनल रिलेशन में खेल थ्योरी है, ठीक है ना। यानी कि देखिएगा, ऑर्गन्सकी, क्नाइडर, हंसानी, सेलिंग। फटाफट उत्तर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर डी ठीक हो जाएगा। सेलिंग जो है खेल सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए एक बार इसको देख लीजिएगा, शायद मुझे लग रहा है एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे ऑप्शन डी होना चाहिए, सेलिंग, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, खेल सिद्धांत आईआर में आप लोग इसको चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। अगला देखिएगा, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिख दीजिएगा, ठीक। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है, ठीक। आप लोग एक बार देख करके इसको आंसर लिखिएगा। अगला देखिएगा, 56वां प्रश्न है, गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, बेलग्रेड, काहिरा, जकार्ता। चलिए, तो 1961 में जो है बेलग्रेड में शिखर सम्मेलन हुआ था, किसका? गुट निरपेक्ष देशों का। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। उस समय सदस्य देशों की संख्या 25 थी, 25 देश थे, और वर्तमान में यह 118 लगभग हो गई है ना, ठीक है। आप लोग लिखिएगा कि गुट निरपेक्ष देशों की वर्तमान संख्या कितनी है, वर्तमान संख्या, ठीक है। तो जो लेटेस्ट डेटा है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सर्च करके, ठीक है। अगला देखेंगे, 57वां प्रश्न है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया था? कोरिया संकट के समय, स्वेज संकट के समय, कांगो संकट के समय या क्यूबा संकट के समय? फटाफट उत्तर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। तो एकता प्रस्ताव, शांति के लिए एकता प्रस्ताव
3 नवंबर, नोट डाउन करिएगा, 3 नवंबर, नवंबर 3 नवंबर 1950 को घोषित किया गया। ठीक है, और ये था कोरिया संकट के समय। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। कोरिया संकट के समय जो है शांति प्रस्ताव के एकता प्रस्ताव को पारित किए गए समय था 3 नवंबर 1950 को। ठीक है, अगला देखिएगा, हांगकांग ब्रिटेन द्वारा चीन को कब हस्तांतरित किया गया? हांगकांग ब्रिटेन द्वारा चीन को कब हस्तांतरित किया गया? 30 जून 1996 को, 30 जुलाई 1997 को, 30 जुलाई 1998 को, 30 अगस्त 1997 को। फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। ये सब फैक्ट है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इस टाइप की चीज़ें नोट डाउन कर लिया करिए और उसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, तो बिल्कुल सही उत्तर आ रहा होगा सभी का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 20 जुलाई 1997 के आधी रात को जो है क्या हुआ कि हांगकांग ब्रिटेन द्वारा चीन को जो है स्थानांतरित किया गया, हस्तांतरित या स्थानांतरित किया गया, स्थानांतरित किया गया। ठीक है ना। चलिए, अगला देखेंगे, फांसीवाद का जन्म हुआ था ब्रिटेन में, इटली में, जर्मनी में, रूस में। फटाफट उत्तर दीजिएगा। अब फांसीवाद क्या है सभी को पता है कि तानाशाही पूर्ण जो है शासन, तानाशाही पूर्ण शासन, इसी को आप तानाशाही कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मुसोलिनी के नेतृत्व में 1922 में इटली में, तथा हिटलर के नेतृत्व में 1933 में जर्मनी में फांसीवाद का उदय होता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पहले कहाँ पर होता है? तो ये इटली में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। तानाशाही का मतलब है। अगला देखिएगा, 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही का लक्षण नहीं है? बताइए, स्थायित्व, तटस्थता, अक्षमता या अनामता। फटाफट उत्तर देंगे। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा होगा आप लोग का। अक्षमता जो है नौकरशाही का लक्षण नहीं। अक्षम होगा व्यक्ति तो कैसे जो है शासन प्रशासन की बात वो करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी और भी इसके प्रमुख लक्षण हैं, वो सब आप लोग नोट डाउन करिएगा। नौकरशाही के लक्षणों को आप लोग नोट में अपने नोट डाउन करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता रहता है। 61वां प्रश्न है, दबाव समूह में तीसरे सदन का नाम प्राप्त कर लिया, यह किसका विचार है? दबाव समूह ने तीसरे सदन का नाम प्राप्त कर लिया है, किसका विचार है? फाइनर, ब्राइस, डाइसी, लास्की। फटाफट उत्तर दीजिएगा। अब दबाव समूह है, इनको दबाव समूह क्या क्या बोल देते हैं? जैसे हित समूह, ठीक है, हित समूह, और लॉबीज़, ये भी सब इसी का नाम है, और गैर सरकारी संगठन, ठीक है, ये सब इसी का नाम है। तो ये बिल्कुल सही उत्तर आ आप लोगों का फाइनर के द्वारा। फाइनर के द्वारा क्या कहते हैं? दबाव समूह को तीसरे सदन की संज्ञा दी गई। ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पर। ठीक है, सभी को उत्तर ठीक आ रहा होगा। अगला देखेंगे, 62वां प्रश्न है, राजनीतिक दल अपरिहार्य है, कोई भी स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता है, ये बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राइस, लास्की, गार्नर, मैक्स वेबर। फटाफट उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आपका। तो यहाँ पर लॉर्ड ब्राइस हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट होगा। ब्राइस क्या कहते हैं कि राजनीतिक दल अपरिहार्य है, मतलब आवश्यक है, इसके बिना कोई भी स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता है। अपरिहार्य का मतलब आवश्यक, अति आवश्यक एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, जिनके बिना राजनीतिक दल नहीं रह सकते। चलिए, अगला देखेंगे, 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई, ये बताइए? दास कैपिटल, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट। फटाफट उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स।
फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किस लेखक की है, मतलब किस रचयिता ने, किस विचारक की ये पुस्तक है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको लिखिएगा भी, ठीक है। अगला बताइएगा, लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लोग, लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं। यह किसका कथन है? मैक्सी का, सेबाइन का, कार्ल पॉपर का, ऑकशार्ट का? फटाफट उत्तर देने का प्रयास करिएगा। लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का, तो यहाँ पर मैक्सी हो जाएंगे, ठीक है। उत्तर ए ठीक होगा, मैक्सी। मैक्सी जो है कहते हैं कि लाखों लोग मार्क्स को एक देवता की तरह के पूजते हैं, लेकिन अन्य लाखों लोग क्या करते हैं, उनको एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं उनसे। कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग घृणा करते हैं, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला देखिएगा, 65वां प्रश्न होगा, बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। कहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था पूछ रहा है? फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, क्यूबा में? उत्तर देने का प्रयास करिएगा। चलिए दोस्तों, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्यूबा में बहुदलीय व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर डी हो जाएगा। बाकी फ्रांस में, भारत में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से नहीं मिला है, मतलब गलत बताइए। जे.एस. मिल की पॉलिटिक्स इकोनॉमी, मिल की पॉलिटिकल इकोनॉमी, डी टॉकविले की डेमोक्रेसी इन अमेरिका और हीगल की फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, लेनिन की क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, किसकी है भाई, कौन सी गलत है बताइए। चलिए अभी ऊपर जस्ट आप लोगों ने देखा है, ध्यान से देखा होगा तो बिल्कुल लगा लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लेनिन की नहीं बल्कि किसकी है? ये मार्क्स की है ना, ये मार्क्स की है, ठीक है ना। चलिए अगला देखा जाए, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के रचयिता कौन है भाई? टी.एच. ग्रीन, बोसांके, अर्नाल्ड टैनबी, जे.एस. मिल? फटाफट उत्तर देंगे, सब लोग उत्तर देने का प्रयास करेगा। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन किसकी पुस्तक है? चलिए बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है सभी का, टी.एच. ग्रीन की, ऑप्शन ए राइट होएगा, ठीक है ना। लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये जो है टी.एच. ग्रीन की पुस्तक है, यानी कि उत्तर ए ठीक होगा। सब लोग लगाइएगा, पूछता है ये। अगला बताएंगे, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है? अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, भारत? ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, जल्दी जल्दी बताइएगा आंसर। ठीक है, तो भारत में, अमेरिका में और पाकिस्तान में भी है, लेकिन इंग्लैंड में जो है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी राइट यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर संसदीय संप्रभुता मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? संसदीय संप्रभुता होती है, संसदीय संप्रभुता होती है, संप्रभुता होती है। इसके द्वारा जो कानून बना दिया जाएगा, इसके द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसका विरोध कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रशासनिक न्यायालयों की विस्तृत व्यवस्था है? प्रशासनिक न्यायालयों की विस्तृत व्यवस्था है फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड? फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। फ्रांस में जो है प्रशासनिक न्यायालयों की विस्तृत व्यवस्था की गई है, और ये न्यायालय क्या करते हैं? प्रशासनिक मामलों से जुड़े विवादों को निपटारा करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं? प्रशासनिक जो मामले होते हैं उन विवादों का निपटारा करते हैं। ठीक है ना, उन विवादों की देखरेख करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला देखिएगा, 70वां क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन विकसित संविधान का उदाहरण है? स्विट्जरलैंड, ब्रिटिश, भारतीय या जर्मन? विकसित संविधान का उदाहरण पूछ रहा है, बताइए 70 का।
चलिए दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिटिश जो है या ब्रिटेन का जो संविधान है वो उसको विकसित संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला देखा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति अमेरिकी सीनेट के पास नहीं है, कह रहा है। संधि पास करना, महत्वपूर्ण नियुक्तियों को स्वीकृत करना, धन विधेयक प्रस्तावित करना या कमेटी के द्वारा जांच करना। फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर जो धन विधेयक प्रस्तावित करना है ये आपके अमेरिकी सीनेट के पास शक्ति नहीं होती है। बाकी कानून निर्माण करना, ठीक है, कानून निर्माण का कार्य ये भी सीनेट द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका संबंधी जो है शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ ये भी जो है अमेरिकी सीनेट के पास होता है। अन्वेषण की शक्तियाँ यानी खोजबीन करना, अन्वेषण की शक्तियाँ ये भी होता है सीनेट के पास। न्यायिक शक्तियाँ ये भी जो है सीनेट के पास होती हैं। बाकी धन विधेयक की प्रस्तावित करना ये शक्ति अमेरिकी सीनेट के पास नहीं होती है, ठीक है। अगला बताइएगा, युद्ध पुरुषों के लिए उसी तरह है जिस प्रकार मातृत्व महिलाओं के लिए है। बताइए, हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन, माओ, कौन बोलता है ये बात। चलिए, बिल्कुल ठीक उत्तर आ रहा होगा सभी का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मुसोलिनी कहते हैं, ठीक है। मुसोलिनी क्या कहते हैं कि युद्ध पुरुषों के लिए उसी तरह है जिस तरीके से मातृत्व महिलाओं के लिए, ठीक है। बी उत्तर ठीक होगा। अगला है 73वां, निम्नलिखित में कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन से नहीं जुड़े हैं। नेहरू, द गॉल, यासिर अराफात या टीटो। बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसमें आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और थे नासिर, मिस्र के राष्ट्रपति थे, नासिर मिस्र के राष्ट्रपति, ठीक है, और मार्शल टीटो, ये सभी जो ये यूगोस्लाविया के थे, ठीक है ना, ये सभी शामिल थे। तो यहाँ पर कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन बी द गॉल, ये जो है इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। बाकी जो लोग जो है शामिल थे। अगला देखा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य देश नहीं है। भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। फटाफट उत्तर दीजिएगा। तो दोस्तों 7 से 8 दिसंबर को 1985 में सार्क की स्थापना होती है, ठीक है ना, सार्क की स्थापना होती है। इसमें तब क्या है कि 7 देश थे उस समय। कितने देश थे? 7 देश थे जो स्थापना देश थे। 7 कौन कौन था? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 देश थे। फिर बाद में जो है अफ़गानिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया। किसको? बाद में अफ़गानिस्तान भी इसमें शामिल हुआ। तब अब ये टोटल यहाँ पर 8 देश हो गए हैं। वर्तमान में 8 देश हैं, ठीक है। अफ़गानिस्तान, अब टोटल 8 देश हैं इनको मिला करके। तो दोस्तों यहाँ पर उस समय का यह प्रश्न है, तो उस समय अफ़गानिस्तान नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर अफ़गानिस्तान सही हो जाएगा। अगला देखा जाएगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इस्लामाबाद, थिम्पू, कोलंबो, काठमांडू। बताइए सार्क का मुख्यालय। अब सार्क का पूरा नाम क्या है तो एक बार नोट डाउन करिएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन
फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। ये है सार्कापुरम, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब होती है? 7-8 दिसंबर को 1985 में, ठीक है। कहाँ पर होती है? तो ढाका में। और इसका मुख्यालय जो है नेपाल में है, यानी कि काठमांडू में है, काठमांडू, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, काठमांडू। सभी का उत्तर ठीक आ रहा होगा, ऑप्शन डी। अगला देखा जाए, 76वां प्रश्न है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन हैं? अब ये उस समय का प्रश्न है, ठीक है। तो उस समय जो है बता देते हैं, रनिल विक्रमसिंघे थे, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा श्रीलंका के वर्तमान कौन है, देखिएगा वर्तमान कौन है। अब ये तो पुराना प्रश्न है, इसको छोड़ दीजिए। अगला देखिए, मानव अधिकारों की सर्वदेशिक घोषणा या सार्वभौमिक, ठीक है ना, सर्वदेशिक या यहाँ पर लिख लें सार्वभौमिक, देखिए शब्दों को बदल देता है, ठीक है। घोषणा कब की गई? दिसंबर 1948, दिसंबर 1947, दिसंबर 1949, दिसंबर 1950। चलिए, तो सभी को पता है, ये 10 दिसंबर 1948 को की गई थी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945, 8 अगस्त 1947, 6 जून 1946, 30 अगस्त 1945। फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए, बिल्कुल सही है। तो 24 अक्टूबर 1945 को एक बैठक होती है और एक शर्त के द्वारा सभी देश सहमत हो जाते हैं और यहीं पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो जाती है। और ये जो क्या कहते हैं कि जो सम्मेलन होता है वो वाशिंगटन में होता है, वाशिंगटन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखें, 79वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है? महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बताएं। चलिए दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा होगा सभी का। तो यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। अब संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में देखिए कौन कौन है, नोट डाउन करिएगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग नोट करिएगा, भले से आपको आता हो, लिखने से चीज़ें याद होती हैं। महासभा पहला है, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है न्यास परिषद, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। पांचवा है सचिवालय, छठा है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। ये कुछ महत्वपूर्ण इसके अंग हैं, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और ये इम्पॉर्टेंट है, पूछता रहता है। अगला देखा जाएगा, जब 1967 में एशियन की स्थापना हुई, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था? जब स्थापना होती है 1967 में एशियंस की, तो एशियन क्या, ये आसियान है, अगर इसको लिखें तो आसियान है ये, ठीक है ना। आसियान, एशियन मतलब इंग्लिश वाला एशियन, इसलिए इसको ऐसा लिख दिया है। तो बताइए कौन देश नहीं था? मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, फिलीपींस। अब आसियान का जो फुल फॉर्म है उसको बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, ठीक है, इसको आसियान बोलते हैं। और आसियान के मौजूदा जो
देश हैं 10 सदस्य देश हैं, 10 सदस्य देश। अब लिखना चाहें तो लिख भी लें। इसमें से नाम लिखिएगा तो इंडोनेशिया, मलेशिया और साथ ही साथ फिलीपींस, यहाँ से लिख देता हूँ फिलीपींस, और लिखिएगा सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, इसको सही से लिख लीजिए थोड़ा सा, म्यांमार और कंबोडिया। तो दोस्तों उस समय जो है आपका ये लाओस, यहाँ पर आंसर सी होगा। उस समय लाओस जो है इसका सदस्य देश नहीं था, यानी कि उत्तर यहाँ पर सी ठीक होगा। सभी ने उत्तर दे दिया होगा मुझे लगता है, ठीक है। अगला देखा जाएगा 21वां प्रश्न है, भारत श्रीलंका के जो समझौता संपन्न हुआ वो कब हुआ था? 1985, 1986, 1987, 1988। ठीक है, तो ये जो समझौता हुआ था, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं आपके राजीव गांधी जी, ठीक है, और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे उस समय, राष्ट्रपति जयवर्धने के मध्य जो है 29 जुलाई 1987 को क्या होता है? 18 सूत्रीय समझौता होता है। कौन सा? 18 सूत्रीय समझौता होता है। 18 सूत्रीय समझौता होता है। तो कब हुआ था? 29 जुलाई 1987 को। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब ये कोलंबो में हुआ था। ये समझौता कहाँ हुआ था? कोलंबो में, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोलंबो में ये समझौता हो जाता है। ये जो 18 सूत्रीय समझौता होता है वो कोलंबो में होता है 29 जुलाई 1987 को। किसके बीच? जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनके बीच, और श्रीलंकन जो राष्ट्रपति थे उनके बीच, यानी कि जयवर्धने एंड राजीव गांधी के बीच में ये समझौता हुआ था 18 सूत्रीय, ठीक है, 1987 में कोलंबो में। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अगला देखेंगे 82वां क्वेश्चन है, सार्क या दक्षेस कब औपचारिक तौर पर स्थापित किया गया? दिसंबर 1980, अगस्त 1983, दिसंबर 1985, जुलाई 1987। बताइएगा 82 का आंसर। चलिए, अभी हम लोगों ने पीछे पूरा इसको जो है स्थाई से बताया था मैंने। तो 7-8 दिसंबर 1985 को, ठीक है ना, 1985 दिसंबर 1985, तो दिसंबर 1985, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। पीछे वीडियो में मैंने इसके सदस्य देशों का भी नाम बताया था। कहाँ पर होता है? ढाका में, ठीक है ना, ढाका में। चलिए अगला देखें, ओम्बुड्समैन की अवधारणा का प्रारंभ हुआ कहाँ से भाई? फिनलैंड। अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इंग्लैंड। फटाफट उत्तर देंगे। ओम्बुड्समैन, चलिए दोस्तों, बिल्कुल सही आ रहा है। तो सबसे पहले इसको स्वीडन देश ने अपनाया, ठीक है, स्वीडन ने देश में अपनाया। फिर इसके बाद आपका फिनलैंड ने, ठीक है, फिनलैंड के बाद डेनमार्क, ठीक है, फिर नॉर्वे, धीरे धीरे अन्य देशों ने भी इसको अपने मतलब उसमें शामिल किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले किसने अपनाया? तो यहाँ पर स्वीडन हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट, स्वीडन, ऑप्शन बी राइट है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। यहाँ से डायरेक्ट नहीं तो किसी न किसी तरह से ये क्वेश्चन पूछेगा ही, हो सकता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था भाई? 1954 को, 1955 को, 1956 को या 1959 में? फटाफट बताइए।
तो बांडुंग सम्मेलन का जो है संबंध है आपका जो गुट निरपेक्षता थी उससे, ठीक है ना, गुट निरपेक्षता थी। ये आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की बात है, ठीक है ना, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। तो ये कब हुआ था बांडुंग सम्मेलन? या आपका 1955 में, ठीक है, आई थिंक 1955 में, ठीक है, 1955 में, एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे मुझे जो याद आ रहा है ना 1955 में, ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पर, एक बार चेक भी कर लेना आप लोग, ठीक है। अगला देखा जाएगा, प्रश्न है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छी बुक है, बताइए। एल डी वाइट, W.F. विलोबी, हेनरी फ्योल, उर्विक, ये पूछी जाती हैं पुस्तकें, नाम बताइएगा किसकी है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये पुस्तक जो है किससे संबंधित है? लोक प्रशासन के विषय से, लोक प्रशासन के विषय से, है ना। चलिए बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है सभी का। तो यहाँ पर एल डी वाइट हो जाएगा, उत्तर ए ठीक होगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा, यहाँ पर एल डी वाइट होगा। तो दोस्तों ये अभी आप लोग लगा रहे थे, ये सभी का उत्तर ए आ रहा होगा, ठीक है। ये आपका था पीजीटी 2002 का पेपर का पार्ट 2, ठीक है। जिन्होंने भी पार्ट ए नहीं देखा है वो पार्ट ए देख लेंगे, ठीक है। पार्ट ए, ये पार्ट बी है या 2 है, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। और इसके पहले हमने सन 2000 का पीजीटी का पेपर भी सॉल्व करवा दिया, धीरे धीरे सारे पेपर सॉल्व करवा देंगे, बस आप लोग देखते रहिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपके लाइक और शेयर से मुझे प्रोत्साहन मिलता है बस। और इसको थोड़ा सा आप लोग जो है शेयर करिए, सब्सक्राइबर थोड़ा सा आप लोग बढ़ाइए, ठीक है। तो ये आज के प्रश्न थे और कल फिर ऐसे वीडियो के साथ मिलते हैं। सभी को जुड़ने के लिए बहुत भी धन्यवाद, सभी को जय हिंद।